क्या हाल है आपके? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम थोड़ा-सा नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करते हैं और आज हम एसोसिएशन देखेंगे। जैसे पहले लेक्चर्स में मैं आप सबको बता चुका था कि हम बेसिकली एपिडेमियोलॉजी के अंदर देखते हैं कि हमारा एक्सपोज़र का और डिज़ीज़ का आपस में क्या एसोसिएशन है। तो अगर उसका एसोसिएशन एक तो फाइंड कैसे किया जाता है, क्या सिग्निफिकेंस होती है, किस एक्सपोज़र की वजह अगर एक्सपोज़र हो तो डिज़ीज़ होने की कितने चांसेस हैं, ना हो तो क्या होता है। अब हम थोड़ा-सा उसके बारे में आज पढ़ेंगे। अच्छा, इससे पहले कि किसी और तरफ जाएँ, आपने ये ज़रा एग्ज़ाम्पल एक ज़हन में रखें। हू डज़ ऑल द हाउसवर्क? ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक रिसर्च हुई जिसमें हिज़ व्यू यानी कि 2 एक मेल व्यू है, एक फीमेल व्यू है। मेल व्यू ये है कि मेन जो से हैं आज 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 की डेट में 40 साल पहले की निस्बत 3 टाइम ज़्यादा घर का काम करते हैं। जितना काम वो 40 साल पहले करते थे उससे 3 गुना आज ज़्यादा करते हैं। हर व्यू ये है, इनकी एक औरत का व्यू वहाँ की ये है कि आज से 40 साल पहले मेन 1.6 मिनट लगाते थे पर डे घर के लिए और अब 5 मिनट देते हैं पर डे घर के लिए। तो ये सिर्फ एक्स्ट्रा 3.5 मिनट्स हैं, यानी कि 3.5 मिनट्स अ डे ज़्यादा टाइम देते हैं एज़ कम्पेयर टू 40 इयर्स अगो। तो ये 2 व्यू हैं, हिज़ व्यू एंड हर व्यू। ये ज़रा ध्यान में रखिएगा, आगे जाके मैं ज़रा इसको थोड़ा-सा डिस्कस करूँगा। अच्छा, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया लेक्चर्स के अंदर कि एपिडेमियोलॉजी का क्या काम होता है। एपिडेमियोलॉजी बेसिकली आइडेंटिफाई करती है कि डिजीज़ का कॉज़ क्या है, कैसे फाइंड करती है कि उसका रिलेशनशिप देखा जाता है उसके एक्सपोज़र के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये कहें कि हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट लेने से कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये एक एक्सपोज़र है, हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट ये एक्सपोज़र है और कार्डियोवास्कुलर डिज़ीज़ होना ये एक आउटकम है या हमारा इंटरेस्ट है। अब बहुत से ऐसे लोग होंगे जो हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट भी इस्तेमाल नहीं करते लेकिन उन्हें फिर भी हार्ट के प्रॉब्लम हो जाते हैं। अगेंस्ट बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट यूज़ करते हैं लेकिन उनको कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेज़ नहीं होते। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात जो इसमें ये है कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की हाई कोलेस्ट्रॉल जिनके हमारे एक्सपोज़र के साथ सिग्निफिकेंस कितनी है? क्या वो एक्चुअली ज़्यादा नंबर ऑफ लोगों को डिज़ीज़ कॉज़ करता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट ना रखें? तो ये हम लिंकिंग फाइंड करते हैं एक्सपोज़र के दरमियान और डिज़ीज़ के दरमियान और ये लिंकिंग हमें आम तौर पर अम एपिडेमियोलॉजी देती है। अब हम बहुत सी चीज़ें पढ़ चुके हैं एपिडेमियोलॉजी में, एक्सपोज़र का कॉन्सेप्ट आ चुका है, आउटकम का कॉन्सेप्ट आ चुका है, स्टडीज़ कैसे की जाती हैं उनका कॉन्सेप्ट आ गया है, प्रेवलेंस क्या होती है, इंसिडेंट रेट क्या होता है, क्यूमुलेटिव इंसिडेंस क्या होता है, इन सब का कॉन्सेप्ट मैं आपको दे चुका हूँ। तो सब कॉन्सेप्ट आपने पीछे वाले साथ लेकर चलने हैं। अगर हम किसी चीज़ के बारे में ये बिलीव करते हैं कि इस एक्सपोज़र की वज़ह से ये आउटकम होता है, तो हम उस एक्सपोज़र को टारगेट कर सकते हैं, उस एक्सपोज़र के खिलाफ कैम्पेनिंग कर सकते हैं। जैसे आज से 60 साल पहले 1960s के अंदर स्मोकिंग को एक एक फ़ैशन समझा जाता था। लेकिन आज हमें पता है विद द पैसेज ऑफ टाइम कि एक्चुअली स्मोकिंग का एक्सपोज़र बहुत से डिज़ीज़ेज़ कॉज़ कर सकता है। तो इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि हम कैलकुलेट कैसे करते हैं हर एक्सपोज़र का यानी कि मेजर ऑफ एसोसिएशन कैसे करते हैं। एक्सपोज़र और आउटकम के दरमियान जो लिंक है, जो एसोसिएशन है, उसको हम मेजर कैसे कर पाते हैं। तो ये हम आज के लेक्चर में थोड़ा-सा देखेंगे, थोड़ा-सा हम कल देखेंगे। हम सबको पता है कि स्मोकिंग एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ एसोसिएशन की। हम सबको पता है कि स्मोकिंग जो-सी है वो लंग कैंसर कॉज़ करती है। लेकिन क्या स्मोकिंग स्ट्रोक का रिस्क भी इंक्रीज कर देती है? क्वेश्चन ये है। तो क्या हुआ कि एक स्टडी हुई, उसके अंदर इन्होंने 3 ग्रुप्स रखे, स्मोकर का, नॉन स्मोकर का और एक्स स्मोकर का, यानी कि वो स्मोकर जिन्होंने एग्जिट कर दी थी स्मोकिंग को। ठीक है? अ अब हमने क्या करना है कि ये जो स्टडी हुई इसका इंसिडेंस रेट मालूम करना है क्योंकि पर्सन ईयर की स्टडी है, कोहोर्ट स्टडी थी, तो इसके अंदर हम इंसिडेंस रेट मेजर करेंगे।
अगर मैं आपको पहले वो टेबल दिखा रहा हूँ, हाँ। ये तकरीबन जो स्मोकर्स थे, ये अगर ये सारा जिन्होंने कभी स्मोक नहीं किया, वो उनके अंदर जैसे केसेस आए स्ट्रोक के, वो 70 आए। पर्सन ईयर इसका ये था, तो इंसिडेंस पर 100,000 ईयर 17.7 निकला। अगर मैं इसे आपको यहाँ कैलकुलेट करके दिखा सकूं कि अगर आपके ये 70 केसेस आए, इसे आपने डिवाइड कर दिया टोटल पे 395,594, और अगर आप ये देखें तो मल्टीप्लाई बाय ये 100,000 ईयर्स इन्होंने किया, मल्टीप्लाई बाय 100,000 इज इक्वल टू 17.7, इनके अगर 69 है तो आपसे 17.7। इस तरह ये सारे इन्होंने निकाले हुए हैं कि नेवर स्मोकर के अंदर इंसिडेंस रेट पर 100,000 स्ट्रोक का 17.7 था, एक्स स्मोकर का 27.9 था, करंट स्मोकर का 46.9 था, और ओवरऑल 30.2 था। यानी कि हर 1 लाख में से 1 लाख पर्सन ईयर्स में से 17.7 नेवर स्मोकर्स को स्ट्रोक हुआ, 27.9 या 28 जो से एक्स स्मोकर को हुआ, और तकरीबन 50 जो से हैं करंट स्मोकर को हुआ। तो ये डाटा देख के हमें साफ पता लगता है जो करंट स्मोकर है उनके अंदर स्ट्रोक का केस ज़्यादा है, या स्ट्रोक होने का रिस्क ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 50 पर 100,000 पर्सन ईयर्स इसका मौजूद है रिस्क। अच्छा, अब हम देखते हैं क्वेश्चन के a current smoker to have a stroke than a never smoker and an ex smoker to have a stroke than a never smoker, कितने टाइम ज्यादा। आपने इंसिडेंस तो निकाल लिया, लेकिन वो कितने टाइम ज्यादा है, ये अब हमने इसका देखना होता है। अच्छा, ये इन्होंने वही निकाला हुआ है यहाँ के, अगर आपने अब इसका निकालना है ये कैसे निकलता है। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्मोकर का आपका जो है 27.9 पर 100,000 ईयर्स है, नेवर स्मोकर का 17.7 पर 100,000 ईयर्स है। तो एक्स स्मोकर के अंदर स्ट्रोक होने के चांसेस कितने टाइम ज़्यादा है एज कंपेयर टू नेवर स्मोकर। ये अगर आपने फाइंड करना हो तो इसका बड़ा सिंपल सा है कि इसके इंसिडेंस रेट पे आप डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 27.9 डिवाइडेड बाय 17.7 इज इक्वल टू 1.57, यानी कि 1.6 टाइम। तो जो लोग एक्स स्मोकर थे उनके अंदर 1.6 टाइम ज्यादा चांसेस हैं स्मोकिंग के स्ट्रोक डेवलप करने के एज कंपेयर टू नेवर स्मोकर। और ये 1.6% का मतलब है, 1.6 टाइम्स का मतलब है कि 60% ज्यादा है। यानी कि 1 अगर होता, यानी कि इधर भी 17.7 होता, इधर भी 17.7 होता, तो हमारा जो आंसर आता 1 आता। तो 1 का मतलब होता है कि एक्सपोजर का कोई इफेक्ट नहीं है, एक्सपोजर होने से भी और नहीं होने से कोई इफेक्ट नहीं है। एक्सपोजर से ऊपर जितना भी जाए 1.1, तो हर 0.1 को इज इक्वल टू 10% हम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ 1.6 है, तो इसका मतलब है कि एक्स स्मोकर के अंदर स्ट्रोक होने के चांसेस 60% ज्यादा हैं एज कंपेयर टू जिन्होंने कभी स्मोक नहीं किया। तो आप ये देखें, यहाँ डिवाइड किया हुआ 27.9 को 17.6 है, तो 1.6 आ गया। या इसे दूसरे आप लफ्जों में यूं भी कह सकते हैं कि जो जिन्होंने स्मोकिंग की, जो स्मोकिंग क्विट कर चुके हैं, उनके अंदर अभी भी 60% ज़्यादा चांसेस हैं डिजीज़ डेवलप करने के, स्ट्रोक डेवलप करने के, हमारा आउटकम डेवलप करने के एज कंपेयर टू जिन्होंने स्मोकिंग कभी नहीं की। अच्छा, इसका मतलब है, इस सब चीज़ का मतलब है कि अगर हम कंसीडर करें कि इन लोगों ने कभी स्मोकिंग ना की होती, एक्स स्मोकर ने कभी स्मोकिंग ना की होती, तो हमारा इस 27.9 की जगह आंसर 17.7 आता। यानी कि अगर हम ये इमेजिन करें कि एक्स स्मोकर एक्चुअली नेवर स्मोकर है, तो हमारा ये आंसर 17.7 आता। तो अब हमने देखना है कि डिफरेंस कितना आया है, यानी कि ये तो आपने टाइम्स देख ले कितने टाइम ज्यादा उसके अंदर डिजीज डेवलप करने के चांसेस हैं। अब हमने देखना है कि इनके दरमियान डिफरेंस कितना है, यानी कि स्मोकिंग एक्स स्मोकर्स का नेवर स्मोकर्स में के दरमियान डिफरेंस कितना है, कि अगर आपने कभी स्मोक ना किया होता और अब आप स्मोक कर रहे हैं, तो इसके दरमियान कितना डिफरेंस आया है।
तो ये कैसे मालूम करते हैं कि आप इसको माइनस कर देते हैं 17.7 से, यानी कि एक्स स्मोकर्स का 27.9 था इंसिडेंट रेट, इसे माइनस कर देना है आपने याद 17.7 से, तो ये आपका तकरीबन आ जाएगा 10.2। तो हर एक्स स्मोकर में देयर वर एन एक्स्ट्रा 10.2 स्ट्रोक्स पर 100,000 पर्सन ईयर्स, यानी कि जो क्विट कर चुके हैं उनके अंदर स्ट्रोक जो सा है वो 10.2 स्ट्रोक्स पर 100,000 पर्सन ईयर ज्यादा है। इसी तरह एक्स स्मोकर के अंदर ये ऑलमोस्ट 32 स्ट्रोक के केसेस ज़्यादा हैं पर 100,000 ईयर्स। इस चीज़ को जो हमने पहले फाइंड किया, इसमें हम टाइम्स देखते हैं, कितने टाइम्स, इसे हम कहते हैं रेट रेशो। और जो डिफरेंस होता है कि एक एक्सपोजर की वजह से डिफरेंस कितना आ रहा है, इसे हम कहते हैं रेट डिफरेंस। अगर ये इंसिडेंट रेट है तो ये आपने याद रखना है रेट रेशो और रेट डिफरेंस का। So the rate ratio tells us how many times higher the rate of disease is in one group than in an other group. कि एक ग्रुप के अंदर रेट ऑफ डिजीज कितना ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रीवियस या अदर ग्रुप। इसी तरह रेट डिफरेंस हमें टेल्स करता है कि हाउ मच एक्स्ट्रा डिजीज अकर्ड इन वन ग्रुप एज कंपेयर टू अनदर ग्रुप, यानी कि फॉर एग्जांपल स्मोकर के अंदर कितना आया था, तकरीबन 22 केसेस ज्यादा हैं पर 100,000 ईयर्स। दिस इज नोन एज द रेट डिफरेंस। अब जरा पिछली एग्जांपल की तरफ आए जो मैंने आपको शुरू में बताई थी, एक चीज कि मैन जो से बिलीव हिज व्यू और हर व्यू के बारे में जो मैंने आपको थोड़ा सा दिया था। अब ये देखिए, इससे ऊपर वाली चीज है ना कि 3 टाइम्स ज्यादा काम करते हैं मर्द का व्यू है, ये है इसका रिस्क रेशो या रेट रेशो जो आप इसको कहते हैं। और ये जो सा है एक्स्ट्रा 3.5 ईयर, ये है रिस्क डिफरेंस या रेट डिफरेंस। ये है डिफरेंस और ये है आपकी रेशो। तो ये ये व्यूज होते हैं। इसका मतलब है कि रिस्क डिफरेंस डजंट मीन द सेम थिंग एज द रिस्क रेशियो, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। रिस्क रेशियो आपको टाइम्स के बारे में बताती है कि कितने टाइम ज्यादा वल्नरेबल हैं आप आउटकम डेवलप करने के, वेयर एज जो सा रिस्क डिफरेंस है वो आपको बताता है कि कितने केसेस ज्यादा हुए, ये कितना मिनट्स उसने ज्यादा काम किया है एज कम्पेयर टू लास्ट 40 ईयर्स। अच्छा, ये अब हमने थोड़ा-सा इसके बारे में पढ़ लिया। अब हम ज़रा देखते हैं कि रिस्क रेशो और रिस्क डिफरेंस किस-किस टाइप के होते हैं। रेशो मेजर्स कौन-कौन सी होती हैं? अभी अब आपने पिछली दफ़ा पढ़ा होगा, पहले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ा था स्नो के बारे में बताया था, जो आपका फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी है, कि 14 टाइम्स कॉलरा फैटल था। 14 टाइम्स ये रिस्क रेशो बता रहा है आपकी। जब कॉलरा जिन्होंने गंदा पानी पिया था, जिन्होंने साउथ वेक्स और वॉक्सहेल कंपनी के चश्मों से पानी पिया था, उनके अंदर कॉलरा डेवलप होना 14 टाइम्स ज़्यादा था। एक और मैंने आपको बताया था रिस्क अटैक रेट के बारे में, उसमें अगर आप देखें तो जो कोल्ड चिकन था उसके अंदर 4 टाइम्स ज़्यादा था जिन्होंने कोल्ड चिकन खाया था एज कम्पेयर टू नॉट कोल्ड चिकन। तो ये रिलेटिव रिस्क जो सा है या रेशो मेजर्स हमें बताती है कि एक्सपोजर के अंदर कितने टाइम ज़्यादा चांसेस हैं डिजीज डेवलप करने के एज कंपेयर टू जिस ग्रुप के अंदर एक्सपोजर नहीं हुआ, उस ग्रुप की निस्बत इसके अंदर कितने चांसेस हैं। अच्छा, रिलेटिव रिस्क हमने हमें ये तो बता दिया, लेकिन रिलेटिव रिस्क या रिस्क रेशोज या रिलेटिव रेशोज हमें ये नहीं बताती कि कितनी अमाउंट ऑफ डिजीज कितनी ज़्यादा हुई है। ये हमें जो सा है ये रिस्क डिफरेंस बताता है। रेशो मेजर्स हमें ये नहीं बताती कि डिजीज कितना ज़्यादा है। जो ये सिर्फ हमें एसोसिएशन के बारे में एग्जांपल इंफॉर्मेशन देती, जैसे अभी ऊपर हमने देखा था कि करंट स्मोकर के अंदर और रेट रेशो स्ट्रोक की तकरीबन 2.8 टाइम्स ज़्यादा थी। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। 2.8 टाइम्स, 1 से ज़्यादा है, 1 होता है जहाँ बिल्कुल एसोसिएशन नहीं होता, 2.8 बहुत ज़्यादा एसोसिएशन है। लेकिन जब आप इसे देखते हैं अगेंस्ट के जो सा लंग कैंसर और स्मोकिंग का आपस में लिंक है, उसमें तकरीबन 10 एंड 15 है। यानी कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उन्हें 10 टू 15 टाइम्स ज़्यादा लंग कैंसर होने के चांसेस होते हैं एज कंपेयर टू जो
स्मोकिंग नहीं करते। अच्छा, अब ये 3 तरह की ऊपर हमने जो एग्ज़ाम्पल ली थी रिस्क रेट रेशो वाली, वो थी आपकी अगर आप इंसिडेंस रेट को करें। अगर आप इंस 2 इंसिडेंस रेट आपने निकाले हैं, इन दोनों को डिवाइड करें तो जो आपकी रेशो निकलती है उसे आप कहते हैं रेट रेशो। अगर आप 2 क्युमुलेटिव इंसिडेंट्स को डिवाइड करें तो उसकी जो आउटकम निकलता है उसे आप कहते हैं रिस्क रेशो। ये याद रखिएगा, रेट रेशो और रिस्क रेशो। और अगर प्रेवलेंस की 2 कैलकुलेशन को डिवाइड करें तो वो होती है प्रेवलेंस रेशो। रेट रेशो जो सी है, जो इंसिडेंट रेट तो उसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है कि इंसिडेंस रेट इन एक्सपोज डिवाइडेड बाय इंसिडेंस रेट इन अनएक्सपोज। जैसे अभी हमने एग्जांपल में देखा स्मोकिंग की रेट रिस्क रेशोज जो क्यूमुलेटिव इंसिडेंस को डिवाइड करना सकता है, उसका फॉर्मूला क्यूमुलेटिव इंसिडेंस इन एक्सपोज डिवाइडेड बाय क्यूमुलेटिव इंसिडेंस इन अनएक्सपोज्ड होता है। उसके लिए ना मैं आपको ये एग्जांपल देता हूँ, जो अभी हमने रेट रेशो के बारे में जो हम रिस्क रेशो के बारे में जो हम देख रहे हैं क्यूमुलेटिव इंसिडेंस। ये क्यूमुलेटिव इंसिडेंस फाइंड हुआ है। ये हुआ कि एक अमेरिका के अंदर, यूके के अंदर एक स्टडी की गई इम्यूनाइजेशन के ऊपर कि कितने लोग इम्यूनिटी के लिए आते हैं, इम्यूनिटी करवाने के लिए आते हैं। तो उन्होंने 2 ग्रुप्स बनाए, रैंडमाइज्ड उन्हें दे दिए नंबर। तो एक ग्रुप को उन्होंने कॉल की और एक ग्रुप को उन्होंने कॉल नहीं की। एक ग्रुप को इनके कॉल करके कहा कि इम्यूनाइजेशन हम कर रहे हैं, वैक्सीनेशन कर रहे हैं तो आप करवाने आ जाएँ। दूसरे ग्रुप को उन्होंने कोई कॉल नहीं की। तो जिस ग्रुप को उन्होंने कॉल की थी, उनमें से जो इम्यूनाइजेशन के लिए आए वो 328 लोग थे और 332 नहीं आए। यानी कि इसका मतलब है टोटल तकरीबन 660 लोग थे इस ग्रुप के अंदर, जिनमें से 328 शो हुए और 322 शो नहीं हुए। तो इम्यूनिटी का रेट तकरीबन 50% रहा इसका, जिसे हम क्यूमुलेटिव इंसिडेंस कहते हैं। जो नो कॉल आई वो तकरीबन थी, जो यानी कि जिन्हें कॉल नहीं की गई फिर भी वो इम्यूनाइजेशन के लिए आ गए, वो 288 थे। और जो नहीं आए वो 370 थे। तो इसकी जो इम्यूनिटी का रेट रहा वो क्यूमुलेटिव इंसिडेंस रहा वो 44% रहा। तो इसकी जो सी रेट रेशो आई वो कैसे अब आप निकालेंगे, आप 44 को डिवाइड 50 को डिवाइड करते हैं 44 पे। तो ये अगर मैं करूँ यहाँ 50 डिवाइडेड बाय 44, 1.13, तकरीबन 1.1। ये इतना स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन नहीं है कि कॉल करने से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। सिर्फ 10% ज़्यादा लोग आए, 1.1 है, इसका मतलब है सिर्फ 10% लोग ज़्यादा आए। लेकिन अगर आप इसी का डिफरेंस निकालेंगे ना, इसी का डिफरेंस निकालेंगे कितनी टाइम्स कितने लोग ज़्यादा आए, तो ये आपको निकालना पड़ेगा 50 माइनस 44, यानी कि ऑलमोस्ट 6% ज़्यादा लोग आए जब आपने कॉल की एज़ कम्पेयर टू जब आपने कॉल नहीं की। यानी कि 6% ज़्यादा लोग आते हैं कॉल करने से, जो आपका डिफ़रेंस है। और जो आपका रिस्क रेशियो है वो आपकी 1.1 टाइम्स है, यानी कि 10% तकरीबन। इसके बारे में यहाँ इन्होंने बता रखा है। अच्छा, इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल होती है कि अगर आप इसे 2 into 2 के टेबल में डेवलप कर लें, लेकिन 2 into 2 का टेबल कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये ऐसा है बनाते हैं, यानी कि ये 2 into इसे हम बोलते हैं 2 into 2 का टेबल। ये कैसे किया जाता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल जो आपको ये डाटा, ये आपको एक कोई एक डाटा मुहैया किया होता है, इसमें से ये सारा डाटा रिटन फॉर्म में आपके अंदर आपको मुहैया किया जाता है। आप क्या करते हैं, इसमें एक और खाना बना दिया जाता है जिसके अंदर आप लिख लेंगे कि टोटल नंबर कितने थे जिन्होंने कॉल रिसीव हुई थी जिनकी। ये 328 और 332 को ऐड करें, यहाँ आ जाएगा आपका 660। 660 में से 328 आए इम्यूनिटी के लिए, 322 नहीं आए, 330। इसी तरह इन दोनों को ऐड करें और यहाँ वो नंबर लिख दें, और इन दोनों में से ये आपको डाटा दिया गया होगा। 2 by 2 का टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है और 2 by 2 का टेबल आगे जाके आपके बहुत काम आएगा। 2 by 2 का टेबल आपको आना चाहिए। ये भी हम निकाल चुके 1.14 टाइम्स। ये मैंने अभी आपको सब कुछ करके दिखा दिया है कि कैसे करते हैं। प्रेवलेंस रेशियो में क्या होता है, प्रेवलेंस इन एक्सपोज डिवाइडेड बाय प्रेवलेंस इन अनएक्सपोज्ड। अच्छा, एक और टर्म होती है जो हम क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी में यूज करते हैं। क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी यानी कि जो आपने क्लिनिक्स के अंदर काम किया
उसके अंदर ये एक स्टडी हुई जिसके अंदर आप उन्होंने देखा कि प्रेशर बैंडेज अगर लगाया जाए, जो कॉर्नरी पेशेंट होते हैं, एंजियोग्राफी के पेशेंट होते हैं, अगर उनके अंदर बाद में प्रेशर बैंडेज लगाई जाए तो उसका क्या अफेक्ट होता है ब्लीडिंग के ऊपर। तो जिनके अंदर प्रेशर बैंडेज लगाई गई वो टोटल 519 लोग थे जिनमें से 18 सिर्फ ब्लीड किए, और जिनको प्रेशर बैंडेज नहीं लगाई गई उनके तकरीबन 556 पीपल थे जिनमें से 37 ने ब्लीड किया। तो आप अगर इसका क्यूमुलेटिव इंसिडेंस निकालें तो आप 18 डिवाइड बाय 59 इंटू 100 करें तो 3.5% आता है, इसका 6.7% आता है। अब क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी में जिसको आपने अपना इंटरवेंशन दी होती है उसका जो क्यूमुलेटिव इंसिडेंस निकलता है उसको आप बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल इवेंट रेट। और जो आप जिसको आपने कंट्रोल ग्रुप रखा होता है उसे कहते हैं कंट्रोल इवेंट रेट। तो ये आपने टर्मिनोलॉजी याद रखनी है। और इन दोनों का जो डिफरेंस आप निकालते हैं उसे कहते हैं रिलेटिव रिस्क रिडक्शन। यानी कि आपने जो बैंडेज दी थी या जो आपने इंटरवेंशन दी थी उससे रिडक्शन कितनी हुई है आपके रिस्क के अंदर या आउटकम के अंदर। तो इसमें क्या करते हैं आप अ, अ, इन दोनों को माइनस कर देते हैं, इनके आपने इसको इससे डिवाइड करना है पहले। 3.5 को आपने 6.7 से डिवाइड करना है तो आपका आंसर आ जाएगा 0.52। अब ये 0.52 आपका आंसर आ गया, लेकिन ये रिलेटिव रिस्क रिडक्शन नहीं है, ये इसका प्रोटेक्टिव फैक्टर इसे हम बोलते हैं। यानी कि अगर कोई चीज़ 1 से ऊपर है, जैसे आगे हमने ऊपर देखा था कि 1.8 टाइम्स या 1.6 टाइम्स स्ट्रोक डेवलप करने के उनके अंदर चांसेस थे जो स्मोकिंग करते थे, उस फिर स्मोकिंग आपका रिस्क फैक्टर था। यहाँ हम प्रोटेक्शन कर रहे हैं, इंटरवेंशन देके उस डिजीज को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसे हम प्रोटेक्टिव फैक्टर देते हैं कहते हैं। यानी कि बैंडेज लगाना 0.52 प्रोटेक्टिव फैक्टर है एज कंपेयर टू बैंडेज ना लगाना। और इन दोनों का जो इसका एक चीज निकालते हैं, हम कहते हैं रिलेटिव रिस्क रिडक्शन, कि बैंडेज लगाने से रिस्क की कमी कितनी हुई है। वो उसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, 1 माइनस ये जो सा आपका निकला था रिलेटिव रिस्क, ये 0.52, इसे आप बोलते हैं रिलेटिव रिस्क। या आपने 0.52 को माइनस किया तो ये आपका 0.48 या 48%। इसका मतलब है 48% कम हो जाती है ब्लीडिंग उन लोगों के अंदर जिन्हें आपने एंजियोग्राफी, जिन्हें आपने प्रेशर बैंडेज दी होती है। अब ये देखिए 48% कैसे आया। आपको याद है मैंने अभी आपको थोड़ी देर बताया था कि अगर 1.1% हो, 1.1 टाइम्स हो किसी भी एक्सपोजर का रिस्क, तो उसे हम कहते हैं 10% ज़्यादा है। इसी तरह जब कम होता है तो वो भी 10% होता है। यानी कि अगर 1 से कम है 0.90 है तो वो 90% हो जाता है। इसी तरह कम कम होता हुआ हो जाता है। तो अब यहाँ क्योंकि आपने 1 में से माइनस किया 0.52 तो ये 0.48 आया, तो ये 48% था आपका। अच्छा, तो आज डिफरेंस मेजर एक होता है एट्रीब्यूशनल रिस्क, ये आपको मैं थोड़ी बाद में बताऊंगा एट्रीब्यूशनल रिस्क के बारे में, लेकिन थोड़ी सी एक वो ले लें कि डिफरेंस मेजर्स क्या होती है। अभी मैंने आपको रेशो मेजर्स के बारे में बताया, अब आप थोड़ा सा डिफरेंस मेजर्स के बारे में आ जाए। डिफरेंस मेजर ये देखें, अगर एक क्यों डिफरेंस मेजर्स क्यों ज़रूरी होते हैं। अभी आपने रेशो मेजर्स देखे, रेशो मेजर्स के अंदर वो आपको सिर्फ कितने टाइम्स ज़्यादा है एक एक्सपोजर की वजह से आउटकम का होना वो बताती है। वो आपको ये नहीं बताती कि एक्चुअली रेट ऑफ डिजीज, अक्रंस ऑफ डिजीज कितनी है। इसके एक एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल एक ग्रुप है जिसके अंदर जो एक्सपोज्ड है उसके अंदर 0.5% है जो उसका क्यूमुलेटिव इंसिडेंस आया, दूसरे के अंदर 0.1% आया। आप इन दोनों को डिवाइड करें तो आपका आंसर 5 आएगा। यानी कि जो एक्सपोजर है उसके अंदर 5 टाइम्स ज़्यादा चांसेस हैं डिजीज डेवलप करने के। उसी के अगेंस्ट अगर एक और डिजीज है जिसके अंदर क्यूमुलेटिव इंसिडेंस 50% आया और अनएक्सपोज के अंदर 10% आया, इन दोनों को भी अगर आप डिवाइड करें तो आंसर 5 ही होगा। तो ये हमें ये तो बता रहा है कि 5 टाइम्स ज़्यादा एक्सपोजर है, लेकिन इसकी टेंडेंसी नहीं बता पा रहा। यानी कि 0.1 और 0.5 का डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं जितना 10 और 50 का है। ये बहुत ह्यूज है, ये इसका इम्पैक्ट बहुत ह्यूज है एज कंपेयर टू 0.5 और 0.5% का। इसको मेजर करने के लिए, ऐसी कंडीशंस को ओवरकम करने के लिए हमें डिफरेंस मेजर्स की ज़रूरत
रहती है, क्योंकि एक्चुअली यहाँ अगर देखें इनके दरमियान ऑलमोस्ट 100 टाइम्स का डिफरेंस है। अच्छा, इसके अंदर भी उसी तरह 3 होती हैं, रेट डिफरेंस, रिस्क डिफरेंस और रेट डिफरेंस ये होता है कि अगर आप 2 इंसिडेंस रेट को आपस में माइनस करें तो रेट डिफरेंस आएगा। अगर 2 आप क्यूमुलेटिव इंसिडेंस को माइनस करें तो आपका रिस्क डिफरेंस आ जाएगा। इसे हम एक्सेस रेट या एक्सेस रिस्क भी कहते हैं। इसको हम एक्सेस रेट कहते हैं रेट डिफरेंस को, इसे हम एक्सेस रिस्क कहते हैं कि कितना ज़्यादा रिस्क है। इसी तरह प्रेवलेंस डिफरेंस आ जाता है अगर आप प्रेवलेंस को मेजर करेंगे। रेट डिफरेंस का फॉर्मूला आई आर ई यानी कि इंसिडेंस रेट इन एक्सपोज माइनस इंसिडेंट रेट इन अनएक्सपोज, इसे आप रेट डिफरेंस या एट्रीब्यूटेबल रिस्क भी कहते हैं। इसी तरह रिस्क डिफरेंस का जो सा होता है वो होता है क्यूमुलेटिव इंसिडेंस इन एक्सपोज्ड माइनस क्यूमुलेटिव इंसिडेंस इन अनएक्सपोज्ड। ये अगर आप वो देखें ऊपर वाली एग्जांपल जिसमें हमने इंटरवेंशन दी थी 50 माइनस 44 करके, ऊपर देखें ये वाली एग्जांपल। मैं लगता है ज़्यादा ऊपर चला गया हूँ। ये एंजियोग्राफी वाली जो भी हमने एग्जांपल दी थी उसमें आपका जिन्होंने वो करवाई वो फ़ोन वाली जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी इम्यूनाइज़ेशन वाली, जिसमें हमने क्यूमुलेटिव ये वाली 50 माइनस 44, तो आपका ये 6% डिफरेंट है। यहाँ हमने क्यूमुलेटिव डिफरेंस फाइंड किया है, क्यूमुलेटिव इंसिडेंस फाइंड किया है, तो ये हमारी रिस्क रेशो थी। रिस्क रेशो को जब आपने आपस में माइनस किया तो वो आपका रिस्क डिफरेंस आ जाता है। तो इसमें रिस्क डिफरेंस तकरीबन 6% का आया हुआ है। तो ये एग्जांपल आपकी रिस्क डिफरेंस की है। अच्छा, इसी तरह अच्छा ये आगे वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफरेंट है, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ बताऊंगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे बिला झिझक पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।